विश्व संवाद केंद्र ने बिलासपुर के इस स्थान में आज सोशल मीडिया मीट की, जिसमें पूरे हिमाचल भर से सोशल मीडिया पे काम करने वाले भाई बंधु आए थे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में सिने जगत की अभिनेत्री कंगना रनावत भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम से यूट्यूब और फेसबुक पे पेज चलाने वाले सभी सोशल मीडिया बंधुओं को एक अच्छा संदेश मिला है कि राष्ट्र भावना को सामने रख करके राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने समाज के लिए जितना भी वीडियोस, जितना भी कुछ बना सकते हैं उसे हमें प्रेषित करना चाहिए, जिससे हमारी देव संस्कृति, हमारी भारत की समृद्ध संस्कृति विश्व के पटल पर सबके सामने सहजता से सामने आए। जी नमस्कार। कि बड़े बड़े असामान्य काम करने के लिए असामान्य बड़े बड़े लोगों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, तो सामान्य लोग भी संगठित होकर असामान्य काम कर सकते हैं। सामान्य लोग भी संगठित होकर असामान्य काम कर सकते हैं, बहुत अनप्रेसिडेंटेड काम कर सकते हैं। और इसके लिए ऐसे लोग जिनके मन में ये शुद्ध भाव हो, उनको एक साथ होकर अपने अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो विचार संघ के संस्थापक डॉक्टर जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, वो बिल्कुल लागू होता है। हमारे भारत के सामान्य लोगों की शक्ति बड़ी असामान्य है और इसीलिए यही कारण है कि हजारों राज्य समाप्त हो गए, परंतु राज्य समाप्त होने से सामान्य लोग हताश निराश नहीं हुए। उनके अंदर अपने संस्कृति की धारा और उसके प्रति जो अविश्वास था वो इतना अटूट था, इतना मजबूत था कि वो फिर से खड़े हुए। जहां जो जिसको प्रोग्राम यहाँ पे श्री सुनील अम्बेडकर जी जो आरएसएस के प्रचारक हैं, जो इस प्रांत के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री किस्मत कुमार जी, और विश्व संवाद केंद्र शिमला ने ये प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आरएसएस के प्रति मेरी उत्सुकता बहुत पहले से रही है। मेरी जो क्रांतिकारी विचारधारा है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से मिलती है। मेरा सौभाग्य भी मिला मुझे कि मैं आरएसएस से बचपन से जुड़ सकूं, लेकिन उसके बाद जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि ये क्या विचारधारा है और ये क्या चाहते हैं या ये क्या करना चाह रहे हैं, तो मैंने इसके बारे में स्वयं पता किया, पढ़ाई की और उससे जुड़ी। दोस्तों, 1925 में जब आरएसएस की नींव रखी गई थी तो उस वक्त हमारा देश स्वतंत्र था, लेकिन सिर्फ गुलामी ही हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। गुलामी के साथ साथ सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये थी उस टाइम जो हम जिस चीज़ से जूझ रहे थे कि अगर हम अंग्रेज़ों के चंगुल से निकल भी जाए तो कभी मुगल, कभी पुर्तगाली, कोई ना कोई आकर हमें गुलाम कर दे रहा है। तो हम में ऐसी क्या कमी है? हमारा शत्रु शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हमेशा ये ना कि कोई भी आके कुछ 100 पुर्तगाली आके हमें गुलाम, तो कुछ ना कुछ तो हमें कमी रही होगी। तो आरएसएस के द्वारा ये बात का आभास किया गया कि हमें संगठन की कमी है और हमारी जो देश है उसे संगठित करने का प्रयास किया गया। अब आरएसएस के लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, 25 में। तो इन 100 सालों में आप देखिए कि इन्होंने हमारी जो
चेतना है, जो हिंदू की चेतना है, जो सत्य सनातन की जो चेतना है, उसकी चिंगारी जलाई है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब से जिन लोगों को इन्होंने ट्रेन किया है, चाहे वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों, वो खुद कहते हैं, अगर आप उनसे कभी पूछे कि आप में ये जो आप साधारण मानव नहीं है, जो आप में जो शक्तियाँ हैं कहाँ से आती हैं ये, तो वो कहते हैं जो मेरी ट्रेनिंग हुई है। वो अपनी सारी सफलता का श्रेय जो है अपनी ट्रेनिंग को ही देते हैं। तो जब से ये आरएसएस के द्वारा जो ट्रेन किए गए इंडिविजुअल्स हैं, उनके हाथों में जब से देश आया है, तो आप देख रहे हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मात्र 8-10 सालों में हो गया। तो दोस्तों, ये जो चेतना की हम बात कर रहे हैं, ये जो चेतना है, विचारधारा की जो चेतना है, विचारधारा की जो चिंगारी है, इसकी क्या शक्ति है वो आपसे बढ़कर कौन जान सकता है। आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका नाम ही प्रभावित करना है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। आप जानते हैं कि किस हद तक लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और पिछले कई सालों में हमने इसके कई उदाहरण देखे हैं। 2014 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चली, क्योंकि भारत जो है वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज था, वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो एक एंटी करप्शन मूवमेंट आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए शुरू करी। उसके बाद चाहे हमारे वो यशस्वी प्रधानमंत्री हों, या सदगुरु जी हों, या बाबा रामदेव जी हों, उन्होंने योग की एक मूवमेंट चलाई जो कि पूरे विश्व में चली, और भारत जो है एक वैश्विक रूप से विश्व गुरु के रूप में उभरा। वो भी सोशल मीडिया का ही पूरा कमाल है, और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। किसान आंदोलनों के वक्त हमने देखा कि जो बिल किसानों के भले के लिए निकाला गया है, जो बिल उनकी जो भी सुसाइड्स हो रहे हैं, या उनकी लोन्स हैं, या उनका उद्धार करने के लिए किया गया है, उन्हीं को उसके खिलाफ कर दिया गया। अभी जो सोशल मीडिया में जो मेंटालिटी होती है वो वही सेम मॉब लिंचिंग की तरह होती है। जैसे कि आप पालघर में मुंबई के नज़दीक देखते हैं, कोई साधु जा रहे हैं, 2 साधु जा रहे हैं, 4 लोगों ने बोले ओ बच्चा चोर है, वो बच्चा चोर है, बच्चा चोर है। 100 लोग, 1000 लोग अब उन पे आ गए, उनको लिंच करके मार दिया। फिर आप सच्चाई की आवाज़ को दबा दिया गया। तो यहाँ पे भी हमें वो जो आरएसएस की सीख जो हमें सिखाती है, संगठित कैसे होना है सोशल मीडिया में, ये बहुत जरूरी। पांडवों तक ने यहाँ पे तपस्या करी थी, कितनी शक्तिपीठ यहाँ पे है, और यहाँ के जो लोग हैं वो कितने दयालु हैं, कितने मिलनसार हैं, और कितने मेहनती हैं। तो अब जो है लोगों की जो पहाड़ी लोगों के प्रति जो एक दृष्टिकोण है वो बदल रहा है, और उसका श्रेय जाता है आप लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने हिमाचल को लोगों की नज़रों के सामने लाया है और ऊपर उठाया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब एक लार्जर पिक्चर में आए, जुड़े, और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो जो हमें आरएसएस ने जो हमें एक नारा दिया है कि स्वयं से पहले संगठन और संगठन से पहले राष्ट्र। तो राष्ट्र गठन का जो हमें जो नारा दिया है उसमें आप लोग आकर जुड़े। तो ये इसके 2 हिस्से कहे जा सकते हैं। एक तो राष्ट्रवाद, हमारा जो देश है वो हमारा जो इतिहास है उसके साथ रहते हुए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है स्वर्णिम इतिहास है, हम लोग दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। यहाँ पे श्री राम से लेके, श्री कृष्ण से लेके, बुद्ध से लेके, महावीर से लेके, स्वामी विवेकानंद से लेके, ये हम सबकी धर्मस्थली है। तो हम अपने अतीत में, हम अपने जो ग्रेट सिविलाइजेशन है उसमें भी रूटेड रहे हैं, लेकिन दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, विकसित देशों की श्रेणी में आए, और दुनिया में भी सबसे आगे चले, और जो हमें विश्व गुरु की नज़र से आज दुनिया देख रही है उनको हम लोग गाइड करें। क्योंकि अगर इस वर्ल्ड को किसी को नारी सशक्तिकरण से लेकर हो या वातावरण से लेकर हो, नमो ऐप जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है,
वहाँ आपको इन चीज़ों से लेकर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जब भी ये जो शरारती तत्व होते हैं या जो भी बुरी मानसिकता वाले लोग होते हैं, ये जब भी कोई मिस इंफॉर्मेशन फैलाए तो नमो ऐप इज योर गो टू ऐप। तो वहाँ पे जाकर आप पूरी करेक्ट इंफॉर्मेशन लें और उसको काउंटर करें, उसका खंडन करें। और दूसरी सबसे जरूरी है सनातन। सनातन जो है वो देखिए हमारे लिए, हिंदुओं के लिए जो है वो हमें सत्य सनातन की रक्षा कर, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत गलत गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं, हर दिन फैलाई जाती है। तो ये जो विचारधारा का जो कैंसर है, चाहे वो वामपंथी विचारधारा का कैंसर हो या वो जिहादी विचारधारा का कैंसर हो या वो किस लाइब्रेरी क्यों नहीं है यहाँ पे, हॉस्पिटल क्यों नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो हमारी जो श्रद्धा होती है और जो हमारा एक जब आप अच्छा महसूस नहीं करते या आपके घर में कोई बीमार होता है तो वो जो डॉक्टर नहीं कर सकते, लॉयर नहीं कर सकते, लाइब्रेरी नहीं कर सकते। हिमाचल की जो बहुत ही होनहार और बहुत ही कामयाब काबिल जो आप लोग हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं चाहती हूँ आप पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बने कि कितना सत्यवादी और कितना सनातनी और कितना राष्ट्रवादी है मेरा हिमाचल, और किस तरह से आप पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट करें। धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री कंगना रनौत जी। अब थोड़े समय के लिए श्रोताओं में से कुछ प्रश्न लिए जा रहे हैं। जो प्रश्न आप मेरा आग्रह है कि यहाँ पे ऑडियंस में माइक लेके जाने के लिए मेरा आपसे एक प्रश्न है। आज सोशल मीडिया पर मीम्स भी ट्रेंडिंग का एक अभी हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ तक कि किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर भी बहुत सारी कमेंट्स हमें उन पर देखने को मिलते हैं। हम सनातन की संस्कृति से आते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव आता है, तो आपके इस पर क्या विचार है? ऐसा है कि हर बार जो भी गलत बात लिखते हैं, एक बात है कि उनकी जो बात है उसको आप जरूर एक्सपोज करें, लेकिन केवल उनके पीछे से हमारा काम नहीं होता। जैसे कि अभी बात आ रही थी, जो सही बात है या जो अच्छी बात है उसको अगर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, आकर्षक तरीके से, मतलब क्रिएटिव तरीके से अगर हम प्रस्तुत करते हैं या केवल बात लिख दी, उसकी जगह हम लोग ठीक से संदर्भ के साथ या उसका जो शुद्ध रूप है उसके साथ प्रस्तुत करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में वो बात जाती है। तो धीरे धीरे ये बातें जो होती है वो निरर्थक या इररिलेवेंट होती जाती है। तो हमेशा मतलब कभी कभी भिड़ जाना पड़ता है, लेकिन हमेशा भिड़ जाने से हम लोग मतलब एक्शन रिएक्शन आवश्यक है, लेकिन हमें रिएक्शन से आप तात्कालिक रूप से कुछ रोकेंगे, लेकिन हमें वो आधा विजय है। पूरा विजय तब है जब आप अपनी बात को स्थापित भी कर देंगे। तो इसलिए हम अपनी बात का अध्ययन करके अपनी बात को भी, और केवल प्रस्तुत करने से नहीं होगा, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से, सृजनात्मक कल्पक तरीके से प्रस्तुत करना ज़्यादा आवश्यक है। उसको अगर करेंगे और सतत रूप से करेंगे तो ये बात स्थापित हो सकती है। थोड़ा माइक नजदीक ले लीजिए। हम दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है और सबसे पुराना धर्म है, जहाँ पर वैल्यू होती है परिवार की बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम आज समाज में देखते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंस के नाम पर और एक फ्रीडम के नाम पर जो है परिवार बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या विचार रखते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करें? थैंक यू। पूछा है कि इसीलिए मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि आधुनिकता के बहाव में ना बहकर अपनी संस्कृति को भुला देना हमारी सबसे बड़ी हार है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, आज दुनिया इस बात को हैरानी से देखती है कि हमारे इतने बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते हैं। हमारी जो माताएं हैं वो ऐसा नहीं है
बहुत ज़्यादा गलत एक वो चला हुआ है कि वर्किंग वुमन, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में कोई नॉन वर्किंग वुमन है ही नहीं। जब मेरी माता जी टीचर थी, अब वो रिटायर हो चुकी हैं, तो वो घर के सारे काम भी करती थी, बच्चों को पढ़ाती भी थी। अब वो रिटायर हो चुकी हैं, तो मैंने उनसे, मैं उनके घर पे आई थी शाम में, तो नहीं रह रही हूँ पापा के घर पे, तो मुझे मम्मी बता रही थी, मैंने कहा 3 बजे उठ के वॉक पे जाते हो? 3 बजे कौन वॉक पे जाता है? वॉक पे जाओ 6 बजे या 7 बजे। तो कहते नहीं मुझे बड़े काम होते हैं, मैं 3 बजे उठती हूँ, फिर मैं 4 बजे नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर उनका छोटा पोता हुआ है उसको नहलाती हूँ, फिर हमारी दादी जी हैं, वो अब चल फिर नहीं सकती, फिर वो उनका सारा काम करेगी, फिर उसके बाद वो पूरा खाना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भारतीय महिलाएँ हैं और हमारा जो परिवार है, उसको वो जिस तरह से साथ में करती हैं और जिस तरह से वो मेहनत करती हैं दिन रात, चाहे वो जॉब करे चाहे नहीं, ये सारी दुनिया देखकर दंग है और वो हमसे प्रेरणा लेते हैं और जलते भी हैं वो हमसे इस बात को लेके। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है हमारा परिवार। लेकिन आज मैं देख रही हूँ शहरों में जिस तरह से लोग रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल पाती है, दादा दादी का प्यार नहीं मिल पाता है, तो तनाव बढ़ता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, जब तक आधुनिकता के नाम पर जो लड़कियाँ हैं वो हर तरीके से अपनी, जिसे कहते हैं कि आधुनिकता के नाम पर आप सास ससुर से बुरा बर्ताव करें, या आधुनिकता के नाम पर आप अपने पति की रिस्पेक्ट ना करें, या पति आधुनिकता के नाम पर अपनी मर्यादाएं लांघ रहे हैं, या इस तरह की अब अश्लील फिल्में भी आ रही हैं, उनको देखकर आप उनको अपने अभ्यर्थ को जस्टिफाई कर रहे हैं। जब तक हम सनातन से जुड़े हुए हैं, जब तक हम भारतीय संस्कृति संस्कारों से जुड़े हुए हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमसे, हमारी जो एक सबसे बड़ी, तो सबसे मन की शांति, हमारा परिवार का स्नेह और हमारी जो स्मृति है, हमसे नहीं छीन सकता। लेकिन जैसे ही हम सनातन से दूर जाएंगे, हम ये जो हमारे जो दिमाग में जो है वो वेस्टर्नाइजेशन का कैंसर जैसे ही पड़ेगा, वो मैं आधुनिकता का नहीं, मैं उनकी जो एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ जो वेस्टर्न लोग जीते हैं, वहाँ पे आप माँ बाप के साथ खाना खाएंगे, माँ बाप अपना बिल खुद देते हैं और आप उसमें से अच्छा पानी तुमने लिया था, ये चीज़ मैंने ऑर्डर करी थी। ये हाल है इन डेवलप्ड कंट्रीज़ के। आप उनका ये जो कैंसर है अपने दिमाग से दूर रखिए और आप इन्फ्लुएंसर होके आप लोगों को अपने इसके प्रति जागरूक करें, और देखिए फिर हमारा देश समृद्ध भी होगा लेकिन संस्कृति से भी जुड़ा रहेगा। हम अक्सर देखते हैं कि विज्ञान, मॉडर्न साइंस और हमारी संस्कृति या सनातन जो है, ना चाहते हुए भी कई बार आमने सामने खड़े हो जाते हैं, द्वंद्व पैदा हो जाता है। हालांकि हैं दोनों वैज्ञानिक हैं, अपना सनातन भी वैज्ञानिक तर्कों में दाखिल है, पर कई बार ना चाहते हुए भी ऐसा द्वंद्व पैदा हो जाता है। एक स्वयंसेवक होने के नाते और एक विज्ञान छात्र होने के नाते कैसे इस द्वंद्व से गुजरा आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी गलत बातें। मैं इसे उदाहरण देता हूँ, फिर विज्ञान की बात करता हूँ। मैंने पहले भी एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कुछ दिन पहले कि कैसा होता है, मतलब हमारे देश में आप सेव टाइगर मूवमेंट चलेंगे वो सेकुलर है, आप सेव बर्ड बोलेंगे वो सेकुलर है, जैसे ही आपने सेव काऊ बोल दिया वो कम्युनल हो जाता है। तो ये जो कई सारी ऐसी बातें, मतलब वैसे अगर मूल में जाएंगे तो बहुत बुद्धि की बात है। अब ये जो बात बताई गई कि भाई विज्ञान और मतलब जो अध्यात्म है, या हम जिसको अपने धर्म की बात कहते हैं, ये बात दोनों अलग अलग है। अब अलग अलग सोसाइटी के अलग अनुभव है। पश्चिम में, खासकर यूरोप में ये अनुभव रहा कि उनके यहाँ जो चर्च का राज था, चर्च एक सरकारी बन गई थी और उन्होंने जिस तरीके से बातें की, लोगों के जीवन के सारे अधिकार ही उन्होंने अपने हाथ में ले लिए, और उसके कारण लोगों का उनके प्रति जो गुस्सा था उससे, और उन्होंने, हमारे देश में नहीं हुआ ना कि वैज्ञानिक को उसने बोल दिया कि भाई पृथ्वी गोल है तो उसको विष पिला दिया, हमारे देश में नहीं हुआ। हमारे देश में अगर होता तो ऐसा नहीं होता। तो उनके यहाँ तो ये संघर्ष चला है
चर्च का और विज्ञान का। विज्ञान है नहीं, जो सच है उसका। और वो सोचते हैं कि हमारे देश में वैसा ही संघर्ष हुआ। हमारे देश में ऐसा संघर्ष नहीं हुआ। हमारे देश में तो हमारा अध्यात्म या हमारा जो धर्म है वो विज्ञान से ही विकसित हुआ है। विज्ञान क्या है? ज्ञान जो शास्त्र से या आपको गुरु से मिला वो ज्ञान है, जब अनुभूति से आता है तो विज्ञान हो जाता है। तो हमारे जितना भी ये सारी परंपराएं हैं, जितनी भी बातें, उसका एक आधार है, तर्क है, उसका एक तत्व है उसमें। और इसलिए इस बात को धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। मैंने जैसे कहा भी कि आप ये मानते हैं कि भाई विज्ञान मतलब केवल जो आज निकला है वही विज्ञान है, ऐसा नहीं। विज्ञान पुराना भी हो सकता है। लोग समझते हैं मॉडर्न मतलब नया, नहीं। मॉडर्न चीज, आधुनिक जो बात है वो पुरानी भी हो सकती है। तो ये कई सारी बातें हैं जिसके, इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि तर्क निश्चित होना चाहिए, वो विज्ञान है, परंतु फ्रेमवर्क उनका नहीं होगा। अगर उनके फ्रेम में जाएंगे, आजकल देखो ना आप मेडिसिन में कैसा हो रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अब उनका विज्ञान है ये उनके यहाँ जैसा उनका ब्लड शुगर लेवल होता है, उनका ब्लड प्रेशर होता है, वो पूरी दुनिया में लागू कर दिया उन्होंने। भैया हम लोग की कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा शक्कर रख सकते हैं हम लोग, लेकिन उसी को विज्ञान तो ये विज्ञान थोड़ी हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अभी धीरे धीरे हमारे योग के बारे में जैसे उल्लेख आया, उससे कई लोग समझ में आ रहा है लोगों को। योग को भी पहले कहाँ विज्ञान मानते थे, आयुर्वेद को भी नहीं मानते थे। अब धीरे धीरे हमारे संगीत को, हमारे नृत्य को, हर एक बात का जो शास्त्र है, उसका जो गणित है, मैथमेटिक्स, वो बात, हमारी भाषा का, लिंग्विस्टिक का, ये धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है। इसलिए इसके बारे में बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण आज उपलब्ध हुए हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को धीरे धीरे ऐसे सारे प्रमाण भी सोशल मीडिया से सामने लाना चाहिए। अभी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मतलब ऐसे हम लोग नंबर बोलते हैं ना, अंग्रेजी नंबर। अब ये अंग्रेजी नंबर नहीं है, ये अंग्रेजी नंबर तो रोमन है। रोमन में तो क्रॉस होता है, उसके आगे पीछे एक लगा दिया तो वो नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर 5 लिखना है तो वो लगा देंगे, उसके पीछे लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, आगे लगाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो वहाँ ये नंबर ही नहीं है। ये नंबर इसलिए रोमन इंग्लिश नंबर नहीं है, ये हमारे ही नंबर का एक रूप है, क्योंकि इसमें 0 है, इसका आकार ही अलग है। अब ऐसे बहुत सारे मिथ हैं और इसलिए लोगों को लगता है कि साइंस कहीं उधर से आया और हमारी तरफ साइंस नहीं था। इसलिए हिस्टोरी, जो साइंस हिस्ट्री है भारत की, शबरीश नाम के जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर है। मीडिया का एक वर्ग आए दिन संघ के ऊपर झूठे आरोप बढ़ता रहता है। तो क्या आने वाले समय में हम संघ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और मीडिया के ऊपर उन प्रश्नों का जवाब देते हुए क्या देख पाएंगे? आवाज आ रही है? संघ का काम तो भारत भक्ति का काम है। संघ पर कोई क्या है, वो एक विचार का नाम है, भारत भक्ति का नाम है। और समाज का हर अच्छा व्यक्ति जो चिंतन करता है, जो सोचता है, जिसके मन में भारत बसता है, मुझे लगता है हमको ऐसी ही शक्ति को बड़ा करते चलेंगे। संघ को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका उत्तर वो सहज रूप से वही शक्ति दे देगी जिसको वो प्रभावित करना चाहते हैं। इतना ही पर्याप्त है। शर्मा, नेगेटिव पीपल क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है यूट्यूब पे कोई पोस्ट करेंगे तो लोग क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा मतलब उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि मोरल डाउन हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या आते होंगे, ऑब्वियसली आप तो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, तो आप कैसे डील करते हो और अपने को बूस्टअप कैसे करते हो कि चलो कोई बात नहीं हो गया, मोरल कैसे रखना, एनकरेज खुद को कैसे करना इन दैट सिचुएशन? यही आई थिंक ये सोचना कि ये सही, ये जेन्युइन लोग हैं जो इतना ट्रोल कर रहे हैं,
या ये कोई आपके कंपटीशन वाले भी हो सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए मना किया है थोड़ा आप बैठ जाएं अगर व्यवस्था के लिए थोड़ी देर के लिए आपको नेगेटिव तो देखिए सोचने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप सोच वो रखिए जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, क्योंकि वो वर्चुअल वर्ल्ड है। तो आपके लिए आपको क्या प्रोडक्टिव बनाता है? अगर आप ये उनकी हर नेगेटिव कमेंट को वास्तविकता समझकर आप उनको अपने अंदर धारण करेंगी, सोच में रखेंगी, विचार में रखेंगी, तो उससे आपका क्या ही भला होगा, आप खुद ही सोचिए, है ना। तो वो तो आपको चीज़ डाउन नहीं लेके जाएगी। तो जो चीज़ आपके किसी काम की ही नहीं है उसको आप अपनाना ही क्यों चाहते हैं? तो कोई आप पे कीचड़ फेंकता है, पत्थर मारता है, गाली देता है, जो भी है, अब वो सच्चे लोग हैं, किसी कंपटीशन वाले हैं या वास्तविकता में, उस चीज़ को आप अपने अंदर लीजिए मत कि अगर मैं आपको देखिए, अब अगर मैं वास्तविकता में आपके हाथ में कुछ गटर से उठा के कीचड़ रख दूँ तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे। आपने कहा हटाओ इसको, ये मुझे मत दो, आप क्या हाथ धोएंगे? तो वैसे ही आप इन लोगों के विचारों को वैसे ही सोचिए। ये कैंसर है, ये कीचड़ है, ये माइक्रोब्स है, आवाज़ उठाई चाहे आपने देखी नहीं देखी, अगर देखने के बाद आपको बुरा भी फील हुआ कि यार मैंने ना इस कीचड़ में जाना ही नहीं था, वो भी आपके अंदर के श्री राम जागे हैं। तो आपको अपने अंदर के श्री राम को ही ज्यादा बलवान करना है। और जो रावण है उनकी सेना हमेशा ही श्री राम से शक्तिशाली होगी। अब हम 600 साल में कितनी बार वो टेम्पल तोड़ा है ना, पर हमको बनाने में 600 साल लग गए ना। तो यही होता है। अब चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो लिटरेचर हो, कविताएं हो, अब आप देखें, अब बेबी डॉल कितने मोहब्बत है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की कोई कविता कितने लोग सुनना चाहेंगे। तो रावण हमेशा राम से शक्तिशाली होंगे, लेकिन जो हम लोग हैं, हम जो सनातन पर चलने वाले हैं, हम हैं तो राम भक्ति, तो हम लगे रहेंगे अपने काम में। क्वेश्चन है सुनील अम्बेडकर जी से। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि सनातन पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है, मगर अपने देश में सनातन के विरोध में स्पेशली जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े एक्टर्स हैं अपनी मूवी में सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं। जैसे कहते हैं कि शिव जी भगवान ने दूध मत चढ़ाओ, और साथ ही साथ दिवाली में मतलब पटाखे मत चढ़ाओ, पोल्यूशन होता है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू धर्म की बेइज्जती करोगे तो हिंदू कुछ बोलते नहीं, बाकी धर्म की बेइज्जती करेंगे तो मतलब दंगे हो जाएंगे। जो लोग खुद भारत और सनातन के रास्ते में डेंगू मलेरिया की तरह बने हुए हैं, उनकी मेंटालिटी कैसे यंग जनरेशन से बचा सकते हैं सर? मुझे लगता है अभी इस बात का जवाब आपने दिया है। आप देखो ऐसा है, सोशल मीडिया जो है ना, नेगेटिव कंटेंट है वो ज़्यादा हाइप होता है और जो पॉजिटिव है वो बहुत कम होता है। और इसी के साथ साथ लगता हुआ एक और प्रश्न है मेरा कि जिस प्रकार आजकल फिल्मों के दौर में अश्लीलता परोसी जा रही है और जिस प्रकार वो बच्चों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डाल रही है, तो इस चीज़ से हम कैसे लड़ सकते हैं? तो इसमें मुझे आपके कुछ कमेंट्स चाहिए। धन्यवाद। ये चीज़ से हम भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जूझते हैं, किसी न किसी तरह का सेंसेशनलिज्म जो है। जब मैं फिल्मों में आई थी 2005 में, तो एक्ट्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आइटम नंबर करना होता था। मैं आइटम नंबर के खिलाफ रही। जो खानों के साथ बड़ी बड़ी फिल्में मुझे ऑफर हुई जिनमें मात्र एक शो पीस बन के आना होता है, मैं उनके खिलाफ रही। मैंने कभी फेयरनेस का कोई प्रोडक्ट नहीं या किसी तरह से भारतीयों को जो बुरी लाइट में दिखाता है। तो मैं कहूँगी कि शुरू में लोगों ने मेरा इतना विरोध किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब एक फिल्म क्वीन आई तो उसके बाद में सब एक्ट्रेसेस उसी होड़ में लग गई। और अब जो है फिल्म इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि 40-40 साल की एक्ट्रेसेस, 45 ईयर ओल्ड की एक्ट्रेसेस मेन लीड रोल में दिखती हैं। नहीं तो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि 45 ईयर ओल्ड की और एक्ट्रेस को भी लीड रोल मिल सकता है। तो समाज में जो है एक तरह से लहर तो चलती ही है कि जैसे आप कह रहे हैं नेगेटिव कंटेंट जो भी बनाएंगे या जिस तरह से, थोड़ा सा हमें भी टैकल करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी लोग कॉमेडी को लेके भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, स्टाइल को लेके भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तो कोई चीज़ आप नेगेटिवली पोर्ट्रे करके उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो आर्टिस्ट का भी कर्तव्य रहता है कि कैसे हमेशा 2 कदम आगे दर्शकों से रहे, और दूसरा ये कर्तव्य रहता है कि कैसे जो है उस जो सोच है उसके आगे घुटने ना दें। जैसे फॉर एग्जांपल अब फिल्में इतनी ज़्यादा, मेरी फिल्म जो तेजस आई थी, जो एक सैनिक की जीवन पे बनी हुई थी, ठीक है वो फिल्म नहीं चली, लेकिन क्या मैं अपनी विचारधारा बदल दूँ?
क्या मैं भी वो काम करने लग जाऊं जो फिल्म इंडस्ट्री करती आ रही है, कर रही है? नहीं, आप अपनी विचारधारा पे डटे रहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किन लोगों के आप विचार ग्रहण करते हैं, किन लोगों को आप फॉलो करते हैं, क्या आपके प्लान है। आप उन पे डटे रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे लिए सभी काला तथा बहन कंगना जी ने बताया कि ये पहला हिमाचल का पहला ऐसा कार्यक्रम था। तो मैं पद्मश्री और सुश्री कंगना मनोज जी का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही अपने प्रांत के माननीय प्रांत कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत दूर कल भी हम शाम को यहाँ पहुँच गए थे। कुछ बंधु भगिनी रात में ही यहाँ आ गए थे कि सुबह समय पर 10 बजे वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो सके। और उन सभी का जो भी यहाँ पर आए हैं सोशल हमारे आग्रह पर, उन सब का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम को और भी यशस्वी बनाने के लिए प्रदेश के लिए, बल्कि भारत के अभी जो लाइव देख रहे होंगे, भारत के अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने पहुँचाया, ऐसे लाइट जला के वो पूरे दिन का घास उतरा करके आई हूँ अपनी 4 गाय मेरे पास है। और उसके साथ और मैं अकेली घर में काम करने वाली हूँ। बच्चे मेरे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हस्बैंड की मेरे काम का फैक्ट्री हुई है, 6 महीने हो गए। उसके साथ साथ मैंने कभी भी वीडियो डालने मिस नहीं की। मैं ये नहीं बोलती हूँ मुझे कोई चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं सभी औरतों को बोलती हूँ कि ये कहना बंद कीजिए कि हम गरीब हैं। आप भी कुछ ना कुछ कर रही हैं मीडिया पे। इस कार्यक्रम के बाद आपकी मनस्थिति कैसी है और कैसा भीतर से उत्साह है कि किस तरह का काम अब आगे आप करेंगे? ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी तो ये लगी कि हमारे अभी तक हिमाचल में पहले नहीं हुआ था कभी भी ये जो सोशल मीडिया मीट बोलते हैं। तो इससे हम लोग ना कई ऐसे हैं जो हम आपसी में भी नहीं जानते। ये चीज़ सबसे अच्छी है कि हम लोग एक दूसरे को मुलाकात हुई, वरना अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट भी करने की कोशिश करते तो शायद हम मैसेज ना करते, रिप्लाई भी ना करते हम कभी, पर ऐसे मिले हैं तो ऑब्वियसली आप जान पहचान। और अब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, तो हम लोग दूसरों को तो जरूर देखेंगे, लेकिन अगर हम देख रहे हैं ना, चाहे हमको अच्छा भी लग रहा है कंटेंट, हम नहीं शेयर करेंगे। अब ये है कि मीटअप हो गया तो हम एक दूसरे को जानने लग ग्रो करवाएंगे कि चल मैं भी हूँ तो हम लोगों को ये हो गया कि अभी और ग्रो करना है, एक दूसरे को देख के और ग्रो करेंगे। छोटे वाले भी बड़ों से थोड़ा सीखेंगे और बड़े भी छोटों को बूस्ट अप करेंगे कि नहीं चलो। कोई नया आइडिया मिला? यहाँ कंगना रनावत आई भी थी, महिला होने के नाते कोई नया आइडिया मिला कि हम इस विषय पे काम कर सकते हैं? कुछ ऐसा क्लिक हुआ? वुमेन एम्पावरमेंट, मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पे, क्योंकि एक मैम का वो क्वेश्चन भी था कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो हम लोगों को भी हुआ कि हम भी अपने ब्लॉग्स के थ्रू बोल सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू हम भी कर सकते हैं ये चीज़। तो वो आइडिया हमें मिला। नए बच्चों को तो मैं बोलूँगी कि कॉलेज लाइफ तक तो मत सोचो। एक आप में कॉन्फिडेंस अलग आता है जब आप एजुकेटेड होते हो ना, तो 10 लोगों के बीच में खड़े होने की औकात हो जाती है उस टाइम तक। औकात नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स, बट आपकी मतलब वो थॉट्स में दिखता है कि वो इंसान पढ़ा लिखा है। इसलिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में बोलो कि बूस्ट करो अपनी पढ़ाई को, उसके बाद में आप जिस फील्ड में जाओ। अब देखो पढ़ाई करने के बाद भी देखो ड्राइविंग तो आती है लड़की को, मुझे नहीं आती, मैं इनसे सीखूंगी अब ये चीज़। तो मैं सबको बोलूँगी लड़कियों को भी आनी चाहिए। चलो, थैंक यू। थैंक यू।
क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़ता पूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है।